अच्छा देखो, थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ। F7 स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बेसिक ब्रशअप कर लेते हैं अकाउंट्स के। कई बच्चों को बेसिक आते भी होंगे, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अकाउंट्स के बेसिक क्या है, अकाउंटिंग के रूल्स क्या है, अकाउंटिंग होती कैसे। ठीक है, तो आप एक सेपरेट हेडिंग बना सकते हो अपने नोट्स में, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये कोई चैप्टर नहीं है, बट मैं आपसे बस थोड़े से बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ। जो आगे मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, असेट, लायबिलिटी, इनकम, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, रेवेन्यू, OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वो सब आप समझें। ठीक है, तो कुछ बेसिक डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग के पहले, सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस की। आप में से किसी को पता है अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले ट्रांजेक्शन। बिना ट्रांजेक्शन के अकाउंटिंग नहीं हो सकती। अगर मुझे अकाउंटिंग करनी है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। ट्रांजेक्शन क्या होती है? डुअल एस्पेक्ट, परचेज, सेल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, सैलरी पेमेंट, ऑल दीज आर ट्रांजेक्शन। तो अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले होनी चाहिए ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के बाद जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में हम क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन को समराइज कर देते हैं डेबिट और क्रेडिट पर। जर्नल एंट्री के बाद, अच्छा लेजर क्यों बनाते हैं? देखो, लेजर हमारे बैलेंस जानने के लिए बनाया जाता है। सारे, मान लो राम के साथ आपने 10 ट्रांजेक्शन करी, बट अल्टीमेटली राम का बैलेंस क्या है वो लेजर से पता लगेगा। श्याम का बैलेंस क्या है वो लेजर से पता चलेगा। जनरल एंट्रीज में तो आप सबको इंडिविजुअली रिकॉर्ड कर रहे हो, बट अल्टीमेटली कितना ईयर एंड पे सबका बैलेंस बचा हुआ है, कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है, वो बैलेंसिंग फिगर कहां से निकलेगी? लेजर से। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पस, अकाउंट्स में याद रखना डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है। अकाउंट्स डुअल एस्पेक्ट पे वर्क करता है, एक चीज प्लस है तो एक चीज माइनस है। तो जितने भी डेबिट हैं हमेशा क्रेडिट के इक्वल होंगे। तो आपने लेजर में बैलेंसेस निकाले, कुछ बैलेंसेस डेबिट होंगे, कुछ बैलेंसेस क्रेडिट होंगे, तो सारे डेबिट बैलेंस को एक साइड लिखोगे, सारे क्रेडिट बैलेंस को एक साइड लिखोगे, और एंड में अगर दोनों बैलेंसेस टैली नहीं करे तो कुछ ना कुछ हमने अकाउंटिंग में गलती करी। तो ट्रायल बैलेंस से हमें क्या पता लग जाता है? मैथमेटिकल एक्यूरेसी, जर्नल एंट्री का और लेजर्स का। ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अल्टीमेटली हमारा F7 का जो रोल है वो इसी चीज पे है। ये जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये हम F7 पे नहीं पढ़ते हैं, ये F3 लेवल की पढ़ाई है। F7 में मेनली हमारा फोकस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरीके से हम बनाएं, किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करें, इसकी प्रेजेंटेशन फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, सारा फोकस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। इस बार सितंबर से SBR में आपके प्रोफेशनल लेवल पेपर में तो अमेंडमेंट भी आ गया कि 50, देखो उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है 50 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन आते हैं 25-25 मार्क्स के। तो जो आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो अब फिक्स है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आएगा, कंसोलिडेशन से आएगा। तो जब SBR में ये अमेंडमेंट आती है तो F7 में भी एग्जामिनर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टेस्ट करना चाहेगा, क्योंकि आगे जाके F7 वालों को SBR देना। तो ये टॉपिक हमारे लिए और इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा ठीक है, प्रोसेस हमें समझ आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पिलर ऑफ अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग के 5 पिलर हैं, पूरी अकाउंटिंग इन 5 पिलर पे डिपेंड करती है। कौन से 5 पिलर है? असेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल। कैपिटल को हम यहाँ पे बोलते हैं इक्विटी। ठीक है, तो अपने अकाउंटिंग के बच्चों 5 पिलर हैं, असेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। असेट क्या होता है? इन पांचों पिलर की अगर बात करें तो व्हाट इज एसेट? कौन बताएगा? देखो असेट कोई भी एक ऐसी चीज है जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देती है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट असेट से आते हैं हमें लॉन्ग टर्म के लिए।
मतलब असेट जनरेट्स बेनिफिट फॉर अस। आपके पास आपका लैपटॉप है, इट इज एन एसेट फॉर यू। आपका मोबाइल फोन इज एन एसेट फॉर यू। व्हाई इट इज एन एसेट? इट विल जनरेट बेनिफिट फॉर द लॉन्गर पीरियड। एक्सपेंस क्या होता है? देखो, एक्सपेंस का बेनिफिट विद इन ईयर एग्जॉस्ट हो जाता है। एक्सपेंसेस के बेनिफिट विद इन ईयर एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ये रेकरिंग नेचर के होते हैं, रेवेन्यू नेचर के होते हैं। एक्सपेंस यू हैव टू डू अगेन एंड अगेन। जैसे फूड है, खाना है, डेली हम उसके लिए एक्सपेंसेस कर रहे हैं, फूड एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन। सो ऑल दीज आर नॉट असेट, ऑल दीज आर एक्सपेंस। देखो, दोनों के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हो। असेट भी एक्सपेंडिचर से बन रहा है, एक्सपेंस भी एक्सपेंडिचर से बन रहा है। बट इफ यू हैव कंज्यूम्ड समथिंग विद इन द ईयर, आपने जब वो खर्चा किया उसी साल उसको कंज्यूम कर लिया, तो वो क्या है हमारा? एक्सपेंस, वरना एसेट। लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल। देखो, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा दो सोर्स से आ सकता है। एक अपना खुद का पैसा, ओनर्स फंड, और या आपने किसी से बोरो किया। अगर पैसा किसी से बोरो किया तो उसको बोलते हैं हम लाइबिलिटी, और आपका खुद का पैसा है तो कैपिटल। इनकम आप समझते हैं, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। जो भी चीज आप बिजनेस कर रहे हैं, इनकम के लिए कर रहे हैं, जो भी आप रेवेन्यू कमा रहे हैं, जो भी जिस चीज का आपका बिजनेस है उससे जो इनकम आ रही है वो सारी इनकम में आएगी। इसको इनकम को ही हम बोलते हैं रेवेन्यू। सेल्स, डिविडेंड इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, सारी इनकम इसी रेवेन्यू में आती है। तो लाइबिलिटी क्या हो गया? आउटसाइडर, आउटसाइडर फंड। और इक्विटी क्या हो गया? ओनर फंड। इन 5 पिलर को ध्यान रखना। अकाउंट्स में कभी भी अकाउंटिंग कोई भी जर्नल एंट्री बना रहे हो तो इन्हीं 5 पिलर के बेसिस पे बनेगी। असेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल। चाहे किसी भी लेवल के अकाउंट्स हो, इनसे बाहर नहीं है। असेट भी दो तरीके के होते हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। लाइबिलिटीज भी दो तरीके की होती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। क्या डिफरेंस है नॉन करंट एसेट और करंट एसेट में? देखो, ईयर स्टार्ट, ईयर एंड। अगर ये ईयर 2010 है, दिस इज 2011 एंड 2012। आपने कोई खर्चा किया 2010 में, उसका बेनिफिट 2010 में ही एग्जॉस्ट हो गया। यू हैव डन एन एक्सपेंस इन 2010 और उसका बेनिफिट भी 2010 में एग्जॉस्ट हो गया, वो क्या बनेगा? एक्सपेंस। अगर कोई खर्चा आप करते हो 2010 में और उसका बेनिफिट उसी साल एग्जॉस्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाएगा? बट अगर आपने खर्चा किया 2010 में बट उसका बेनिफिट आएगा 2011 में। मान लो मैंने परचेज करी इन्वेंटरीज। आप गुड्स परचेज क्यों करते हो? रीसेल करने के लिए। तो परचेज आपका खर्चा है, बट मैंने परचेज तो कर लिया बट ईयर एंड तक सारी बेच नहीं पाया। मैंने 100 चॉकलेट खरीदी, आई सोल्ड 90 चॉकलेट्स। 10 चॉकलेट अभी भी बची हुई हैं। ये 10 चॉकलेट कब बिकेंगी? तो ये नेक्स्ट ईयर का खर्चा है। तो 2000 के एंड में क्या है हमारे लिए? करंट एसेट। रिसीवेबल्स, आपको आपने क्रेडिट पे सेल करी, आपने डेटर क्रिएट किए। डेटर से अभी पैसा नहीं आया बट 2-3 महीने में आ जाएगा, अगले साल में आ जाएगा, वो हमारे लिए क्या है? करंट एसेट्स। वहीं आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, लैंड खरीदा, फर्नीचर खरीदा, प्लांट मशीनरी खरीदा, उसका बेनिफिट कब तक आएगा? अगर रिपोर्टिंग डेट से एक साल, ईयर एंड को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग डेट, बैलेंस शीट डेट। रिपोर्टिंग डेट से एक साल के अंदर किसी चीज का बेनिफिट खत्म हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? करंट एसेट। बट अगर उससे ज्यादा जाएगा तो नॉन करंट एसेट। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन हमारे एग्जाम में आती है। ज्यादातर आप देखोगे नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी की बाइफरकेशन हमें कई कई चैप्टर्स में करनी पड़ती है। लीजेस में करनी पड़ती है, IFRS 16, डेफर्ड टैक्स में करनी पड़ती है, IAS 12। बैलेंस शीट डेट, ईयर एंड, जो साल हमारा एंड हो रहा है उसको हम रिपोर्टिंग डेट बोलते हैं। अकाउंटिंग हर सालाना की जाती है, तो हर साल अकाउंटिंग ईयर जो एंड हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग डेट। क्योंकि उस डेट पे हम क्या बनाते हैं? रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, या बैलेंस शीट डेट, सिंपल बोले तो। समझ आता है नॉन करंट एसेट और करंट एसेट में डिफरेंस? वैसे ही नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कौन सी हुई? एक साल के अंदर पे करनी है, रिपोर्टिंग डेट से एक साल। जैसे ट्रेड पेबल्स, जैसे बैंक ओडी, ओवरड्राफ्ट, जैसे कैश क्रेडिट, और कई सारी लायबिलिटी हो सकती है जो हमें पे करनी है
2 साल बाद, 3 साल बाद, जैसे लोन ले लिया आपने बैंक से, कई सालों में आप रिपेमेंट करोगे, तो वो सारी किसमें आ जाएंगी? करंट लायबिलिटी। एक और चीज ध्यान रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज को अकाउंट्स में समझाने के कई तरीके हैं। एक बार दोबारा से 5 पिलर को लेकर एक बार दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं, सुनो। अकाउंट्स के अंदर 5 चीजें, असेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। असेट और एक्सपेंस का क्या मतलब है? असेट कब बनता है कोई चीज जिसका बेनिफिट अभी आया नहीं है, आएगा। एक साल में आ जाएगा तो करंट असेट, 1 साल से ज्यादा आएगा तो नॉन करंट असेट। एक्सपेंस कोई चीज कब बनती है जिसका बेनिफिट खत्म हो चुका है। आपने एडवर्टीजमेंट करी, देखो आप एडवर्टाइज करते हो, एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट आपको नहीं पता कब तक आएगा। अगर किसी चीज का बेनिफिट भी अनसर्टेन होता है ना, तो भी उसको हम एक्सपेंस मान लेते हैं। वी अकाउंटेंट्स आर वेरी प्रूडेंट। अगर हमें कहीं भी लगता है, डाउट है कि इससे बेनिफिट आएगा या नहीं आएगा, तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं। एडवर्टीजमेंट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, बट जनरली एक्सपेंस का एग्जांपल है तो रेंट, सैलरी, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ रेंट, सॉरी एक्सपेंस। लायबिलिटी मतलब आपने किसी बाहर वाले से हेल्प ली, कुछ टाइम के लिए ली तो शॉर्ट टर्म हेल्प ली है तो करंट लायबिलिटी, और लॉन्ग टर्म ली है तो नॉन करंट लायबिलिटी। इनकम आपकी जो भी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, और फाइनली कैपिटल, अब आपका खुद का पैसा। अच्छा, यहीं पे बाइफिकेशन आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। किसी को मालूम है इसका डिफरेंस? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ जो बार बार होता है, रेकरिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार नहीं होता, ये कौन सा होता है? वन टाइम। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म नेचर का होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके कैपिटलाइज होते हैं, असेट बन जाते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस बन के कहां चले जाते हैं? पीएल। ये भी ध्यान रखना। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर ऑफ वन टाइम एक्सपेंडिचर, वेयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ रिकरिंग नेचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, दे बिकम असेट इन अवर बैलेंस शीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां जाते हैं? बैलेंस शीट के अंदर। वेयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां जाते हैं? पीएनएल, खर्चा है हमारा। कोई डाउट यहां तक किसी को? वही बात है बच्चों, सेम बात है। अगर आपने कोई कार खरीदी, कोई बिल्डिंग खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने कोई डे टू डे खर्चा किया, लिविंग के लिए जो हम डे टू डे खर्चा करते हैं, सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक और चीज ध्यान रखना, अगर आपका असेट या एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। ये अकाउंट्स का रूल याद रखना, असेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, गिरेगा तो क्रेडिट। इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल, if they increase they will be credited, if they decrease they will be debited. असेट और एक्सपेंस अगर हमारे बढ़ रहे हैं तो डेबिट करेंगे, इफ असेट एंड एक्सपेंस आर फॉलोइंग दे विल बी क्रेडिटेड। इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल, इफ दे इंक्रीज वी विल क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। आप में से कईयों ने पढ़ा होगा रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट करके जनरल एंट्री का, वो रूल हमारे नहीं पढ़ने हैं। इंक्रीज डिक्रीज से हम एंट्री बनाते हैं इसी से। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एंट्री पास करनी है, रेंट पेड इन कैश $50, एंट्री क्या बनेगी इसकी? डेबिट रेंट, क्रेडिट कैश। ये एंट्री क्यों पास हुई? इस एंट्री को बनाने से पहले आपने क्या क्या सोचा? पहले तो ये देखो, हमारे 5 पिलर में से कौन कौन सा पिलर इंपैक्ट हो रहा है? रेंट पेड इन कैश $50, रेंट हमारा खर्चा है कि नहीं? एक्सपेंस। कैश हमारा एसेट है कि नहीं? एसेट होता है। एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है? रेंट इज इंक्रीजिंग, एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं तो हमारे लिए खर्चा बढ़ रहा है, तो रेंट को क्या कर देंगे? एसेट हमारा कम हो रहा है या नहीं हो रहा है? और एसेट जाएगा तो क्या हो जाएगा? रेंट डेबिट, क्रेडिट कैश। कितने डॉलर से? $50। सिमिलरली एक एग्जांपल देखो, क्रेडिट सेल। अगर मैंने सामान किसी को
उधार पे बेचा, सामान अगर मैंने किसी को उधार पे बेचा तो क्या एंट्री पास होगी? डेबिट रिसीवेबल, क्रेडिट रेवेन्यू या सेल्स। अच्छा, इस एंट्री का लॉजिक कौन बताएगा? क्या लॉजिक है? हाँ मिल और जो अपनी सेल्स है वो अपनी इनकम है रिसीवेबल। देखो बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, रिसीवेबल असेट है। अच्छा, अब कितना कितना रीजनिंग चाहते हो, कितना क्वेश्चन करना चाहते हो? अगर आप ये क्वेश्चन करते हो मन में, अगर ये सब चीज देखो, यही अकाउंट्स है पढ़ाने को, तो मैं कंसोलिडेशन, आईएफआरएस, ईपीएस पूरे दिन ही पढ़ाता हूँ, बट ये सारी चीजें बिना समझे उनमें उनकी कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि हमारे एसीसी के पेपर मैंने बार बार एक ही इशू देखा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जो भी बच्चे देखो 45, 49, 50, 51, 52 से पास हो रहे हैं या 49, 45 पे अटक रहे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ पा रहा, क्योंकि हमारा क्रैमिंग का तो कुछ है ही नहीं एसीसी में। इस कोर्स के अंदर आपको लगता है कि आपको कभी कुछ लर्न करना पड़ रहा है, लर्न करने का तो है ही नहीं बच्चों। मोस्टली आप ऑडिट के पेपर में थोड़ा बहुत है कि 70 मार्क्स का राइटिंग है, बट मोस्टली बाकी सारे पेपर कंसेप्चुअल है, तो ध्यान रखो इसको। डेबिट रिसीवेबल, रिसीवेबल एसेट क्यों है? क्योंकि पैसा आना है, अभी आया नहीं है। बेनिफिट, पैसा आना बेनिफिट होता है, इनफ्लो ऑफ कैश इज द बेनिफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और अभी पैसा आएगा, और आएगा तो एसेट है, और एसेट अगर बढ़ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। अच्छा, सेल इज अवर इनकम और नॉट? कोई भी बता सकता है सेल इज अवर इनकम। आप किसी को सामान बेचोगे, एक 10वीं का बच्चा भी बता सकता है कि इट्स अवर इनकम, एंड इफ योर इनकम इज इंक्रीजिंग द रूल इज। फॉर एग्जांपल एक और एंट्री देखो, बैंक लोन, बैंक से आपने लोन लिया $500 का, इसका एंट्री क्या होगा? अगर आप बैंक से लोन लोगे, समीर क्या एंट्री पास करेंगे इसका? डेबिट कैश टू बैंक, तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। देखो, आप बैंक बोलो कैश बोलो, हमारे को इतना फर्क नहीं पड़ता, वो 11th 12th में फर्क पड़ता है, बट डेबिट कैश, क्रेडिट लोन, कितना अमाउंट से? $500। कैश डेबिट क्यों हुआ? हमारे पास पैसा आ रहा है, असेट आ रहा है, कैश इज असेट, इट इज अ बेनिफिट फॉर अस, जो फ्यूचर में यूज हो सकता है। तो कैश को अपन क्या, कैश अगर बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, और लोन हमारे लिए क्या है? और लाइबिलिटी भी कौन सी? बैलेंस शीट में कहां दिखाओगे इस लोन को? नॉन करंट लाइबिलिटी। एक चीज और ध्यान रखनी है कि हर चीज का इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या होगा वो भी पता होना चाहिए। अभी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाऊंगा, सिंपल फाइनेंशियल, हालांकि बुक में पूरी फॉर्मेट है, बट हम सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने नोट्स में बना लेंगे। एंट्री समझ आती है? जनरल एंट्री बनाने का लॉजिक समझ आता है? इसी तरीके से बच्चों लेजर बनते हैं, जरा लेजर को भी समझ लेना। लेजर में ना एक साइड डेबिट लिखते हैं, एक साइड क्रेडिट। हम असेट का लेजर बना रहे हैं। अच्छा, लेजर की पोस्टिंग का लॉजिक पता है आपको? लेजर की पोस्टिंग का लॉजिक पता है? मान लो मैं एक लेजर बना रहा हूँ असेट का, कोई असेट का, जैसे प्लांट मशीनरी का, रिसीवेबल का, किसी भी असेट का लेजर बना रहा हूँ, तो उसका लॉजिक क्या होगा? डेबिट में कौन कौन सी चीजें आएंगी? जो भी चीज असेट को इंक्रीज, जो आपने पहले लॉजिक बनाया सेम, जो भी चीज असेट को इंक्रीज कर रही है वो सब यहाँ लिखी जाएगी। जैसे इस वाले एग्जांपल में रिसीवेबल, अगर रिसीवेबल एक असेट है, मान लो इसका अकाउंट बना रहे हैं, तो सेल्स किस साइड लिखी जाएगी? डेबिट साइड। इस साइड आप डालोगे सेल्स, और कोई भी चीज जो असेट को कम कर रही है वो क्रेडिट साइड आ जाएगी। अच्छा, रिसीवेबल कम कैसे होगा? कैश। तो जिस जिस रीजन से कम हो रही है वो क्रेडिट साइड लिखोगे, और जिस जिस रीजन से इंक्रीज हो रही है वो डेबिट साइड होगा। अल्टीमेटली जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, मान लो मैंने सेल करी 20,000 की और सामने वाले ने पैसे दिए 2,000 रुपए, तो बैलेंसिंग फिगर आप लिखते हो ये 18,000 रुपए। अच्छा, मुझे बताओ ये 18,000 रुपए डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? ध्यान रखना, ये डेबिट बैलेंस। लेजर में हमेशा उल्टा लिखा होता है, बैलेंसिंग फिगर आएगी क्रेडिट साइड, बट होगी कौन सी? लॉजिक है, 20,000 में से 2,000 हटाए तो 18,000 बचे कौन सी साइड के? डेबिट साइड के। 20,000 डेबिट थी, 2,000 क्रेडिट हटा दिया, तो 18,000 बचे कौन सी साइड के? बट शॉर्टेज है किस साइड? क्रेडिट साइड। तो दिखाते हैं हम जरूर इसको क्रेडिट साइड है, बट है कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। और एक फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। This accounting equation should always hold true. Asset is equals to capital plus liability.
इनकम सारी ऐड होंगी और एक्सपेंस सारे माइनस होंगे। अच्छा, किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसकी अकाउंटिंग वीक है, कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको ऐसा लगता है कि अकाउंट्स के बेसिक काफी वीक है, तो एक काम आप अपने घर पे कर सकते हो, कोई भी 9-10 ट्रांजेक्शन, 10 ट्रांजेक्शन आप लो, उसकी जर्नल बनाओ, लेजर बनाओ और क्या बनाओ, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेट। जब भी आपको टाइम मिलता है, इनिशियली अभी कोर्स धीरे धीरे चलेगा, तो उसका अभी इनिशियली यू कैन बिल्ड दैट बेसिक जर्नल लेजर ट्रायल की प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, ये इक्वेशन का मतलब क्या है? असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी क्या है? सोर्स। और एसेट क्या है? एप्लीकेशन। भाई अगर आपके पास बिजनेस में 1000 रुपए हैं, तो आपके पास एसेट भी कितने रुपए के होंगे? 1000 रुपए। यही तो अकाउंट्स का लॉजिक है, तभी तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है। क्रेडिट रिप्रेजेंट करता है अकाउंट में सोर्सिंग को, फंड आया कहां से, तभी तो इनकम लायबिलिटी बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं। और डेबिट रिप्रेजेंट करता है एप्लीकेशन को, एक्सपेंडिचर को, आपने पैसा लगाया था। आपके पास 100 रुपए हैं तो खर्चा भी तो 100 रुपए ही करोगे। तो असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और बिजनेस करके कुछ कमाया, इनकम कमाई, तो कैपिटल हमारी क्या हो जाती है? उससे बढ़ जाती है। कुछ खर्चा किया तो कैपिटल, तभी तो हम इसका नेट इंपैक्ट, प्रॉफिट या लॉस, ये इनकम एक्सपेंस है जो प्रॉफिट लॉस हम निकालते हैं, वो कैपिटल में जाके ऐड कर देते हैं या माइनस, राइट। लास्ट लिखना, फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉर्मेट्स कौन कौन सी होती है? पांच तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे कोर्स में है। एसपीएल एंड ओसीआई, सोकी, एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड नोट्स टू अकाउंट्स। शॉर्ट में लिख लो, अभी फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। एसपीएल ओसीआई मतलब जिसको आप अपने 11th-12th में क्या बोलते थे? पीएनएल। सोकी एक नई चीज है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, वो अभी समझ आ जाएगी आपको। एसओएफपी बैलेंस शीट को आप यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं, आप अपने बीकॉम में इसको बैलेंस शीट बोलते थे। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आप बनाते थे 11th-12th में। नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं जो आप बैलेंस शीट के नीचे लिखते हो, एडिशनल नोट्स। तो देखो, अगर अभी तक अपन बात करें तो अकाउंट्स का प्रोसेस क्या है? ट्रांजेक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मुझे कोई भी अकाउंट्स की एंट्री पास करनी है तो रूल क्या देखना है? असेट बढ़ रहा है या एक्सपेंस बढ़ रहा है, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटी पे, इन पांचों पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। लेजर बनाना है तो भी यही देखना है। तो असलियत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग इन पांचों चीजों की, और अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट आता है वो देखना है। चलो, ये जो पहली स्टेटमेंट है पीएनएल, ये क्यों बनती है? ठीक है, पीएनएल में सिर्फ हम इनकम और एक्सपेंस दिखाते हैं, तो जरा फॉर्मेट देखना हमारे F7 लेवल पे क्या फॉर्मेट है। पहले तो फॉर्मेट वर्टिकल होती है, अगर किसी ने हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट पढ़ रखी है तो वो खत्म हो चुकी है। वर्टिकल फॉर्मेट मतलब स्ट्रेट फॉर्मेट होती है, सबसे पहले लिखते हो इनकम, रेवेन्यू। पीएनएल बनाते वक्त सबसे पहले लिखा जाता है रेवेन्यू, उसमें से माइनस होता है कॉस्ट ऑफ सेल। सर ये कॉस्ट ऑफ सेल क्या होता है? तो कॉस्ट ऑफ सेल का साइड में फॉर्मूला लिख लो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस किया है, मान लो कैरेज वैरेज का खर्चा है, बाद में डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेके, जो बचेगा वो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल बन जाता है। कॉस्ट ऑफ सेल सिंपली मींस कि आपने कितनी यूनिट बेची है, उनकी क्या कॉस्ट है, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑफ सेल बोलते हैं। आपके पास मान लो 5 चॉकलेट थी, आप 10 चॉकलेट और लेके आए, कितनी चॉकलेट हो गई? 15। और 2 चॉकलेट एंड में बचती हैं, तो कितनी कंज्यूम हो गई? 13 चॉकलेट। तो जो 13 चॉकलेट आपने कंज्यूम करी वही आपकी कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी। द कॉस्ट ऑफ दैट 13 चॉकलेट विल बी कॉस्ट ऑफ सेल। इसको माइनस करके आता है जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से यू रिमूव अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बिजनेस के जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लाइक डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और भी खर्चे होते हैं। भाई गुड्स को बनाने के अलावा बिजनेस में और खर्चे नहीं है क्या? और भी खर्चे हैं। तो वो सारे खर्चे माइनस करोगे, तब आपका क्या आ जाएगा?
ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर बिजनेस की कोई अदर इनकम है तो ऐड कर दोगे, मान लो डिविडेंड इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम। बिजनेस का कोई इंटरेस्ट का एक्सपेंस है लोन पे तो वो अलग से माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से आप हटाओगे टैक्स, टैक्स गवर्नमेंट को आप पे करते हो, पैट आ जाएगा आपका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ध्यान से देख लो इस फॉर्मेट को। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल विल गिव यू जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटा दोगे। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी आपके प्रोडक्शन के अलावा जो भी खर्चे होते हैं वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। कोई अदर इनकम है तो मान लो बिजनेस ने कोई एफडी करवा रखी है, वहां से बिजनेस को इंटरेस्ट आता है, किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगा रखा है, बिजनेस को वहां से डिविडेंड आता है, वो सब किसमें आ जाएगा? अदर इनकम में। इंटरेस्ट, कोई लोन लिया हुआ है उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इसे कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट। टेक्निकली तो आपको जो वर्ड बुक में मिलेगा वो होता है फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंसिंग की कॉस्ट। पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स हटाओगे तो पैट। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मेट आपको रटनी है, हर जगह काम आएगी। चाहे रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए रेशियोज को कैलकुलेट करने के। मैंने कहा जीपी मार्जिन निकालना है, तो जीपी मार्जिन क्या हुआ? जीपी अपॉन सेल्स। तो आपको जीपी पता होना चाहिए, सेल्स पता होना चाहिए, एनपी मार्जिन निकालना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। हर चीज के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। ऑपरेटिंग इनकम प्लस अदर इनकम माइनस इंटरेस्ट विल गिव यू पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से यू विल रिमूव टैक्स, जो भी आप गवर्नमेंट को दोगे, मोदी जी को, और बचेगा आपका पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके बाद पीएनएल खत्म नहीं होता, एक नई चीज पैट के बाद ऐड हुई है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, पैट के बाद एक और चीज आई है, ओसीआई। इस ओसीआई के अंदर 5 चीजें आती हैं। 2 चीजें आपके इस लेवल पे आती हैं, 3 चीजें बाद में आती हैं, एसपीआर में आती है। अभी के लिए सिर्फ एक चीज लिखो ओसीआई के अंदर, रिवैल्यूएशन गेन। आपका आ जाता है टोटल इनकम, दिस विल गिव यू टोटल इनकम। पैट ए और बी को प्लस करोगे तो टोटल इनकम आ जाएगी। सर ये रिवैल्यूएशन गेन का क्या चक्कर है, ओसीआई में क्यों आता है, तो उसको समझ लो। रिवैल्यूएशन गेन होता है हमारे अनरियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड गेन, तो उसको पीएनएल में नहीं दिखा सकते। पीएनएल में सिर्फ रियलाइज चीजें जाती है। अगर कोई गेन अनरियलाइज्ड है, मान लो आपकी बुक में बिल्डिंग है 10 करोड़ की, उसकी मार्केट वैल्यू है 12 करोड़, बिल्डिंग बुक में कितने की है, मार्केट वैल्यू कितनी है, आपने वो बिल्डिंग अब बुक में 12 करोड़ की दिखा दी है, इसे कहते हैं मार्क टू मार्केट। तो एंट्री क्या पास करोगे? अगर 10 करोड़ की बिल्डिंग को मुझे 12 करोड़ बनाना है, उसे मार्केट की वैल्यू पे लेके आना है, मेरी बुक में बिल्डिंग थी परचेज प्राइस पे, बट आप जानते हो ओवर द पीरियड बिल्डिंग अप्रिशिएट करती है। आप डेबिट करोगे बिल्डिंग को, असेट बढ़ रहा है तो डेबिट बिल्डिंग, 2 करोड़ से बिल्डिंग बढ़ा दोगे, और क्रेडिट करोगे गेन को, ये गेन हमारी इनकम है। अब ये गेन, अगर कोई रूल ना हो तो गेन सारे कहाँ जाते हैं, इनकम सारी कहाँ जाती है, पीएनएल। बट पीएनएल में इस गेन को लेके जाएं, अभी रियल में तो गेन है ही नहीं, बिल्डिंग बेची थोड़ी है, ये तो आपने अपने मन में ही बुक में ही गेन को क्रिएट कर लिया। तो शेयर होल्डर को पता होना चाहिए कि रियल गेन कितना है, वो ए है, और अनलाइज गेन कितने हैं। क्या इस रिवैल्यूएशन गेन से हम डिविडेंड बांट सकते हैं? कुछ भी तो नहीं कर सकते। हाँ, बिल्डिंग आपने बेच दी होती तो बात अलग, बात समझ आती है। रिवैल्यूएशन गेन। इसके बाद आपकी एक और स्टेटमेंट आती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी मतलब कैपिटल। अब आज से लर्न कर लेना, 4 चीजें कैपिटल में आती हैं, शेयर प्रीमियम, सॉरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, और रिवैल्यूएशन सरप्लस। कैपिटल का मतलब, इक्विटी का मतलब आर 4 थिंग्स इन आवर एसीसीए, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस।
हम कोई 3 तरीके के बिजनेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग पढ़ना, पार्टनरशिप की पढ़ना, कंपनी की पढ़ना। एसीसीए में हम कंपनी की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो हमेशा जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो किस रेफरेंस में होती है, कंपनी के पर्सपेक्टिव से। और कंपनी के पर्सपेक्टिव से कैपिटल का मतलब होता है ये 4 चीजें, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस। हालांकि डिस्कस करेंगे कि शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर प्रीमियम क्या होता है, अभी के लिए समझो। सोकी में हम क्या दिखाते हैं, ओपनिंग बैलेंस लो सबका, पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस लो। अच्छा, करंट ईयर प्रॉफिट पैट, ये कहां पे जाएगा, कौन से कॉलम में जाएगा, रिटेन है। ध्यान रखना ऊपर से आप पैट जो उठाओगे वो यहाँ प्लस होगा। अच्छा, कंपनी ने कोई डिविडेंड बांटा, वो कहाँ जाएगा, भाई डिविडेंड हमेशा आपके प्रॉफिट से ही बढ़ सकता है। अच्छा, कंपनी को कोई करंट ईयर में रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ, यहाँ जाके ऐड हो जाएगा। अच्छा, कंपनी ने कोई इशू करे शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू यहाँ आ जाएगी, प्रीमियम यहाँ आ जाएगा। अच्छा, एक चीज समझ लेना, कंपनी जो शेयर इशू करती है ना, उसमें 2 चीजें होती हैं, एक इशू प्राइस होता है, सॉरी एक नॉमिनल वैल्यू होती है और एक प्रीमियम। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लो हम एक लैपटॉप सेल कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने हमारे लिए मिनिमम प्राइस सेट कर रखा है कि लैपटॉप आप मिनिमम कितने पे सेल कर सकते हो, 10,000 पे। दैट मिनिमम प्राइस से हम नीचे सेल नहीं कर सकते, दैट इज डिसाइडेड बाय लॉ। हाँ, 10,000 से ऊपर बेच सकते हैं, तो मिनिमम प्राइस 10,000 है, बट हम लैपटॉप को सेल कर रहे हैं 13,000 पे, तो मैं प्रीमियम कितना चार्ज कर रहा हूँ, तो 10,000 विल बी इन द शेयर कैपिटल एंड 3,000 विल बी इन द शेयर वैल्यू। इस मिनिमम वैल्यू को हम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू या फेस वैल्यू। ठीक है, इशू ऑफ शेयर को यहाँ पे डाला, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ये सारा बैलेंस शीट में चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। पीएनएल और बैलेंस शीट के बीच की लिंकेज है ये, इक्विटी की कोई भी मूवमेंट है तो सोकी से पता लगती है। फाइनली एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो सबसे पहले इसमें आते हैं नॉन करंट एसेट्स, जितने भी आपके नॉन करंट एसेट हैं, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, आपकी गुडविल, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों एसेट आएंगे। आपके करंट एसेट में आपके एग्जांपल हो गए इन्वेंटरी, रिसीवेबल्स या कैश, दिस विल बी योर टोटल एसेट। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट बचो, बैलेंस शीट की फॉर्मेट देख लो, सारे के सारे नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, गुडविल, करंट एसेट में इन्वेंटरी, रिसीवेबल और कैश। गुडविल आपका कौन सा हो गया, इंटेंजिबल एसेट, जिसको आप टच नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को हम क्या बोलते हैं, टेंजिबल एसेट। तो नॉन करंट एसेट को भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो 2 तरीके से, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट के लिए IS 16, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए IS 38। इन्वेंट्री के लिए IS 9 पढ़ना है, सॉरी IS 2 पढ़ना है। रिसीवेबल के लिए हमें IFRS 9 पढ़ना है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कैश के लिए हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। आगे देखो, इसके बाद आ जाती है आपकी इक्विटी। तो इक्विटी के 4 चीजें हैं, कौन कौन सी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग और रिवैल्यूएशन। इनका बैलेंस कहां से निकल के आएगा, सोकी। सोकी का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे शो होगा। इक्विटी का सेक्शन में वही 4 चीजें आएंगी जो सोकी से निकल के आएंगी। हाँ, ये हो सकता है कि किसी कंपनी में शेयर प्रीमियम ना हो, किसी कंपनी में रिवैल्यूएशन सरप्लस ना हो, बट ये 2 चीज हर कंपनी में होगी, शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग। उसके बाद आप लिखोगे नॉन करंट लायबिलिटी और फिर करंट लायबिलिटी, ये आपका आ जाएगा टोटल। अगर ये ऊपर का टोटल नीचे का टोटल मैच करता है तो बैलेंस शीट एक्यूरेट। वो हो जाएंगे धीरे धीरे सब हेड्स। हर सब हेड पे हमारे पास कोई ना कोई IS या IFRS है। ये तो मैं बस आपको फॉर्मेटिंग बता रहा था कि आपको टर्म्स टर्मिनोलॉजी क्लियर है। जब हम IFRS IS पढ़े तो ये पता हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट आएगा, हर एंट्री का, हर चैप्टर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे पास एक चैप्टर आएगा 20 मार्क्स के एग्जाम में आने आना है, सिंगल एंटिटी। सिंगल एंटिटी में करना क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट बताना होता है। इस बार भी एग्जाम में आया था 20 मार्क्स का सिंगल एंटिटी।
ये आपकी मेजर फॉर्मेट्स हैं। कोई डाउट फॉर्मेट को लेके किसी को?